चंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं, समाजवाद से प्रभावित रहे हैं। लेकिन गांधी उनके पूरे और खास करके गांधी की पूरी जीवन दृष्टि हम उनमें समाहित देखते हैं। उनका साहित्य आप उठा करके देखिए, विधवा विवाह से लेकर के सामाजिक कुरीतियों से लेकर के, तो एक सर्वांगीण लेखक के रूप में, एक सर्वांगीण साहित्यकार के रूप में हमको मुझे प्रेमचंद दिखाई पड़ते हैं। आपकी इस पर रीता चौधरी। जी जी मेरी आवाज आप लोगों को जी पहुंच जी रही है? जी जी सबसे पहले तो मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मंच से जुड़े हुए सभी बुद्धिजनों को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। मित्रों, अभी आशीष त्रिपाठी जी ने बहुत सारी बातें की हमारे सम्मुख, चाहे वो स्त्री का प्रश्न हो, दलित का प्रश्न हो या किसान का प्रश्न हो। मेरी दृष्टि में किसी लेखक या कवि की महानता की मूल कसौटी यही है कि वह समयानुकूल कितना प्रासंगिक है। प्रेमचंद के साहित्य को आज जब हम पढ़ते हैं तो हमको चाहे दलित प्रश्न हो, स्त्री प्रश्न हो, किसान का प्रश्न हो, वो दिखलाई पड़ता है। और उसमें जब डूब जाइए, बिहारी ने एक जगह कहा है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन्न बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। मतलब साहित्य में डूब करके अगर आप उसका आनंद लेना चाहते हैं तभी उसका आनंद मिल पाएगा। कई वर्षों से प्रेमचंद को पढ़ते पढ़ाते मैंने आज ये महसूस किया है कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी महसूस किया, उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं हुए। और यही कारण है कि वो समयानुकूल प्रासंगिक है। प्रेमचंद ने एक बात कही थी, वो ये कि मैं साहित्य उसी रचना को मानता हूं जिस रचना में दिल और दिमाग को झकझोर देने की कला या शक्ति। प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा, चाहे स्त्रियों पर, चाहे दलितों पर या किसानों पर, वो रचनाएं आज हमें झकझोर देती हैं। उदाहरण के लिए एक फ्रेंच लेखिका है, उन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। बहुत प्रसिद्ध है सिमोन द बोवा की ये उक्ति कि स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है। तो स्त्री कैसे बनाई जाती है, प्रेमचंद के साहित्य से ही आप लोग देखिए। कहने को तो बहुत कुछ है प्रेमचंद के बारे में। अगर स्त्री प्रश्न को उठाया जाए तो चाहे वो सेवा सदन हो, चाहे वो गबन हो, चाहे वो निर्मला हो, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें उन्होंने स्त्री को केंद्र में रख करके उनकी समस्याओं को उठाया। मैं स्त्री भारतीय समाज में, इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री कैसे बनाई जाती है, प्रेमचंद की उस रचना को ध्यान करिए। गबन उनका जो उपन्यास है, उस गबन उपन्यास की शुरुआत प्रेमचंद ऐसे करते हैं कि सावन का महीना है और रिमझिम बूंदें पड़ रही हैं, कुछ स्त्रियां झूला झूल रही हैं, वहीं पर विसाती आता है, गांव का वातावरण है, एक विसाती आता है और कुछ सामान जो स्त्रियों के प्रसाधन का सामान लेकर के आता है, सभी स्त्रियां आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। उन स्त्रियों में एक 8 वर्ष की बालिका है, वो भी आकर के खड़ी होती है और प्रसाधन के या सजने संवरने की वस्तुओं में एक चंद्रहार, नकली चंद्रहार है, उसको वो पसंद करती है। उसकी माँ विसाती से पूछती है कि ये चंद्रहार कितने का है। वो कहता है, बहू जी 1.25 रुपए का।
अब ₹1.25 का जो उसकी माँ है जालपा, उस बच्ची का नाम है जालपा, वो कहती है कि ₹1.25 तो बहुत महंगा है। कहती अरे बहू जी, ₹1.25 का चंद्रहार, बिटिया का विवाह होगा तो असली तब तक आ जाएगा, तब तक ये पहनेगी। जालपा वहां पर खड़ी है और दोनों के वार्तालाप को सुनती है। वो 8 साल की जो बच्ची है, उस बच्ची के मन में एक बात जो घुस जाती है वो ये कि विवाह के वक्त उसको चंद्रहार मिलेगा और वो ससुराल से आएगा। आप देखिए भारतीय समाज में स्त्रियों की परवरिश कैसे की जाती है। प्रेमचंद की दृष्टि यहाँ पर जाती है कि वो बालिका विवाह के वक्त तक जब चढ़ावे के वस्तुओं में चंद्रहार नहीं आता है तो वो किस तरह से दुखी होती है कि उसे चंद्रहार क्यों नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद बनी रहती है कि विदा होते वक्त उसकी माँ के पास एक चंद्रहार है, वो चंद्रहार उसे मिलेगा। माँ उस चंद्रहार को जालपा को नहीं देती है और वो दुखी मन से ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने पर रमानाथ के द्वारा उसके गहने कैसे चोरी कर लिए जाते हैं, वो दुखी रहती है। माता उसको चंद्रहार भेजती हैं लेकिन वो उन गहनों को लौटा देती है। मान उसका है कि विदा के वक्त वो चंद्रहार क्यों नहीं मिला। इस उपन्यास को लोगों ने कहा कि गहनों की त्रासदी के लिए लिखा गया उपन्यास। बार बार मैंने गहराई के साथ इसको पढ़ा उपन्यास को और मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि गहनों की त्रासदी के लिए नहीं यह उपन्यास लिखा गया है, बल्कि प्रेमचंद की दृष्टि भारतीय समाज में एक स्त्री को तैयार करने की दृष्टि है। कैसे एक स्त्री को, एक लड़की को भारतीय समाज में स्त्री बनाया जाता है पितृसत्तात्मक मूल्यों के अनुरूप। पिताजी अगर शहर जाते हैं तो उसे खेलने की वस्तुएं ना ला करके उसके लिए गहने लेकर के आते हैं कि बिटिया पायल पहन के ठुमक ठुमक करके नाचेगी। दादी के मन में ये परिकल्पना होती है। और तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर उसको ये जता दिया जाता है। वो अपने पड़ोस में जाती है तो सिर्फ उसका गहना चोरी हो जाता है, इसलिए नहीं जाना चाहती है कि पड़ोस में लोग ये क्या कहेंगे कि उसके पास गहने नहीं है। वो ऐसी शक्ल लेकर के नहीं जा सकती। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद अपने समय में उस पितृसत्तात्मक मूल्यों के अनुरूप जो स्त्री को ढाल दिया जाता था उस पर चोट करते हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री को बनाया जाता है। लेकिन उसमें वो काबिलियत होती है कि जो कार्य रमानाथ नहीं कर पाता है वो कार्य वो करती है कि अपने ही निर्दोष, जिनको देशद्रोह का आरोप कलकत्ता में लगा दिया जाता है, जिसकी गवाही रामनाथ देने वाला होता है, उन लोगों को भी जालपा अपनी सूझबूझ से किस तरह से मुक्त कराती है और वो कार्य करती है जो रमानाथ नहीं कर पाता है। तो भारतीय समाज में एक तो लड़कियों को जो स्त्री बनने की प्रक्रिया, वो इस प्रक्रिया पर प्रेमचंद ने इस गबन उपन्यास के माध्यम से हमारे सम्मुख रखा है कि पितृसत्ता किस तरह से एक बच्ची को एक स्त्री में ढालता है और वो स्त्री के सामने कौन से पाठ पढ़ाए जाते हैं। आशीष जी ने अभी कहा कि ये दौर वो दौर है जिस समय औपनिवेशिक भारत में एक तरफ तो राजनीतिक संघर्ष था आजादी के लिए और दूसरा संघर्ष जो हमारे सम्मुख था वो था कि भारतीय समाज का जो पितृसत्ता है, हमारे सामंती मूल्य हैं, उन मूल्यों के बीच में स्त्री और दलितों को कुछ तरह से मुक्ति दिलाई जाए और उनके प्रश्नों को उठाने का कार्य यहाँ पर प्रेमचंद ने बखूबी अपने साहित्य में लाया है। चाहे आप देखिए उनकी प्रारंभिक कहानी जो प्रेमचंद के नाम से लिखी गई थी 1910 में, पहली कहानी जो प्रेमचंद के नाम से लिखी गई वो बड़े घर की बेटी। ये वो समय था जिस दौर में स्त्रियों के लिए सीता सावित्री
का ही एक आदर्श मान करके उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी कि स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पति धर्म का पालन करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, गृहस्थ में बाल बच्चों की परवरिश अच्छी करनी चाहिए। और उनके लिए आदर्श क्या था कि एक स्त्री जो है वो परिवार में रह करके किस तरह से अपने इन सभी सीता और सावित्री के आदर्श का पालन करते हुए अपने व्यवहार को करें। उस जमाने में प्रेमचंद ने ये पहली कहानी लिखते हैं जो अपने ही परिवार में किस तरह से बिखराव है, बड़े घर की बेटी आती है और अपनी सूझबूझ से उस घर को बिखरने नहीं देती है। ये उनकी पहली कहानी थी। लेकिन बाद में एक महत्वपूर्ण कहानी है जहां पर यहाँ घरेलू आदर्श बताते हैं और संयुक्त परिवार के विघटन से बचवा लेते हैं। वहीं पर एक तावान कहानी भी प्रेमचंद लिखते हैं जो स्वदेशी आंदोलन के दौर में लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें एक भारतीय नारी अम्बे या जिसको अम्बा कहा जाता है कि कहानी को लेकर के लिखा गया है। ये कहानी मुझे इतनी जबरदस्त कहानी लगती है कि छकौड़ी लाल कहानी ये है कि छकौड़ी लाल एक छोटा व्यापारी है और उसकी एक छोटी सी दुकान है। स्वदेशी आंदोलन चलता है, वो स्वदेशी आंदोलन में उसकी जो दुकान के जो विदेशी माल है उसको कांग्रेस के स्वयंसेवकों द्वारा बंद कर दिया जाता है, उस पर सील लगा दी जाती है। समय तो बहुत नहीं हो गया, बस मैं छोटी सी बात अपनी बात को समाप्त करूंगी। तो वहां पर उसके जो वस्त्र है, विदेशी वस्त्र है, उस पर किस तरह से मुहर लगा देती है। लेकिन घर में 5 बच्चे, बीमार पत्नी और बूढ़ी माँ है और उनका भरण पोषण करने के लिए मजबूरी में जब उसकी दुकान में अपने देसी कपड़े बिकते नहीं और विदेशी कपड़ों की मांग होती है तो 10 रुपए में उसने अपने कपड़े को बेच देता है। और बेच करके जब 10 रुपए घर पे लाता है तो उसकी पत्नी अम्बे कहती है कि मैं इन पैसों से दवा नहीं लूंगी और इस पैसे को ले जाओ फेंक दो, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी करना मैं नहीं पसंद करूंगी। और उस 10 रुपए को ले जा करके वो कुएं में डाल देता है और उसके ऊपर 101 रुपए का तावान लगता है। और पहले तो वो कांग्रेसियों से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़ नहीं पाती है। जब उसे पता चलता है कि हाँ बस मैं ये समाप्त कर रही हूँ। तो यहाँ पर अम्बे जो है किस तरह से स्वदेशी आंदोलन में साथ देती है और कहती है कि मेरे बच्चे मर जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन अपने देश के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगी। तो भारतीय स्त्री स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिर्फ घर और परिवार को ही नहीं संभालती है बल्कि अपनी राष्ट्रीय भावना के तहत अपने को किस तरह से मर मिटने को तैयार है, इस पर प्रेमचंद ने इतना सुंदर इस कहानी के माध्यम से प्रभाव डाला है, ये तो देखते ही बनता है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगी कि चाहे स्त्री प्रश्न हो, चाहे दलित प्रश्न हो, किसान का प्रश्न हो, इस औपनिवेशिक भारत में सामाजिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से किस तरह से हमारे सम्मुख रखा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज हमें सोचने की जरूरत है कि प्रेमचंद का योगदान इस साहित्य जगत को क्या रहा है। इस पर हम बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे याद किया। नमस्कार।